हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। और आपकी मांग पर, आपकी डिमांड पर जो है, ये देखिए ये आ गई है मेरे हाथ में बुक। और चैप्टर है समतल में गति, यानी दूसरा चैप्टर जो हमने छोड़ा हुआ था। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें जो समतल में गति है, अध्याय नंबर 4, ये हमने छोड़ा हुआ था अब तक। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसकी ज़रूरत होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक गति के बारे में हम नहीं जानेंगे तो आगे की चीज़ें, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और आगे फिर घूर्णी गति, घूर्णन गति, है ना, जड़त्व, घूर्ण, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्वाकर्षण जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, हम उनको भी नहीं समझेंगे फिर। तो गति में मैंने इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए तो ये चैप्टर मैंने बना दिया और इसका एनसीईआरटी का पूरा हल मैंने दे दिया है। अब शुरू करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम यानी जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक, उत्तराखंड है। तो जिन राज्यों में हिंदी माध्यम है पढ़ाई का, पाठ्यक्रम का, उन राज्यों में देखा जाए तो अच्छा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को लागू कर दिया गया है। अब एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको पढ़ना है। ठीक, पढ़ना तो आपको पहले भी एनसीईआरटी के अनुसार ही चाहिए था। जो लोग एनसीईआरटी के अनुसार नहीं पढ़े उनको बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, परीक्षाओं में केंद्रित नहीं हो पाते। परीक्षाओं में केंद्रित होना यानी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना, और प्रतियोगी परीक्षाओं में केंद्रित होना, और एडमिशन के लिए जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल की परीक्षाएं हैं, या और ऐसी प्रशासनिक सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जो भी विज्ञान पर आधारित परीक्षाएं हैं, तो सारी की सारी जो है आपको अगर बढ़िया से करनी है तो आपको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को कर लेना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर आप अपने तरीके से अपनी तैयारी करें, अपना अभ्यास करें, और अच्छी बात है। लेकिन पहले क्या है, नींव कहाँ से पड़ेगी, है ना। तो नींव पड़ेगी, पेड़ मजबूत बनेगा, अच्छी ज़मीन में अच्छी नींव पड़ेगी, अच्छा मकान बनेगा, पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी, अच्छा पेड़ लगेगा, है। तो ये सारी बातें जैसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को किया जाए। तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखें या पाठ्यक्रम के अनुसार देखें, जनरली क्या होता है, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि जो राशियां हैं, यानी जो भौतिक राशियां हैं, वो दो तरह की भौतिक राशियां इसमें जो है हमें सबसे पहले समझनी पड़ेंगी। और इससे पहले के अध्याय में भी हमने बताया, कहीं कहीं पर जिक्र किया, भाई ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। तो यहाँ हम विस्तार से पहले ये जान लें कि जो अदिश राशि है वो क्यों अदिश राशि है और वो क्या है, और जो सदिश राशि है वो सदिश राशि है तो क्यों है और वो क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, बिल्कुल शुरू में हमें जाना पड़ेगा विज्ञान में। जब विज्ञान की बात चल रही थी, विज्ञान को लेके हम आ रहे थे, विज्ञान पे हमें लिखना सीखना, गणित वगैरह, जो नहीं 200-300 साल पहले अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति में जो चीज़ें परिभाषित होती हैं, तो जिन चीज़ों को परिभाषित करने के लिए या जिन परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, यानी उनमें दिशा रहती है, वो चली जाएंगी सदिश राशियों में। और जिन्हें परिभाषित करने के लिए या प्रकृति में हो रहे परिवर्तन में उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिशा में परिवर्तन हो गया हो, तो उसे कह देंगे अदिश राशि। अब इसमें जैसे सबसे पहली जो मूल राशि मानी जाती है, मूल राशि हम मानते हैं उसको, वो है क्या है, वो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, इस तरह की जो राशियां हैं, ये मूल राशियां होती हैं। अब इनसे क्या होता है, मान लीजिए द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो किसी भी दिशा में हो सकता है, उसको बताया अदिश राशि हो जाएगी। लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक, तो मूल राशियों में क्या है, मूल राशियों में से लंबाई है, द्रव्यमान है, सदिश है, इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मूल राशियों से मिलकर और राशियां बनती हैं और भौतिक परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जो प्राकृतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण, जिनका रोल है, जिनका महत्व है, और
उनमें दिशा रहती है। जैसे मान लीजिए बल है, तो बल को लगाएंगे तो किस दिशा में लगाएंगे? हम किसी भी दिशा में लगाएं बल लगेगा नहीं। अगर बल से कार्य करवाना है, अगर बल को इस तरीके से लगाना है कि वो काम करे, ऊर्जाओं में परिवर्तन हो, प्रकृति में परिवर्तन हो, तो वहाँ दिशा का महत्व है। अब हर जगह बल लगाने से फ़ायदा नहीं होता। अब मान लीजिए मैं दीवार पे बल लगाने लगूँ तो दीवार चलने वाली नहीं है, मैं थक जाऊँगा। तो बल किस दिशा में लगाना है, परिवर्तन किस दिशा में करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब यही बात पढ़ने पे भी लागू होती है। हम पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी ही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, बेकार है, परीक्षा के केंद्र से हमें हटा देती हैं, वो फोकस ही नहीं करती हमारा। हम बहुत सी बातें पढ़ते हैं ऐसी। ज़्यादातर चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हमारे किसी काम की ही नहीं होती, फालतू की चीज़ें हैं। फालतू की चीज़ें हैं तो इससे क्या होता है कि हम केंद्रित नहीं होते, हमारे उद्देश्य पूरे ही नहीं होते। हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा दिमाग इस तरह बहुत सारी चीज़ों में फैला हुआ है कि हम केंद्रित नहीं हैं। जब केंद्रित न होने के कारण हमारी ऊर्जाएं बट जाती हैं, तब हमें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। जो लोग केंद्रित हैं, जो इधर उधर से ध्यान हटाकर अपने काम पे लगे हैं या फिर बच्चे अपनी पढ़ाई पे लगे हैं, उन्हें पढ़ाई के अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, अगर वो पूरी तरह केंद्रित नहीं है तो देखो नुकसान उसे हर हाल में होता है। कुछ लोग ये कहते हैं, अरे कुछ लोग बहुत पढ़ने वाले होते हैं लेकिन केंद्रित नहीं होते ज़्यादा, तो उनके नंबर अच्छे आते रहते हैं। हमें दिखता है यार ये तो सारे काम करता है, तो आवारागर्दी भी करता है, ये तो टेलीविज़न भी देखता है, ये तो फेसबुक भी चलाता है, लेकिन इसके नंबर तो बहुत अच्छे आते हैं। हम ऐसा देखते हैं कुछ लोगों को, और हम सोचते हैं यार हम भी करेंगे, हम जो है ये सब काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उस पर फर्क नहीं पड़ता, उस पर भी फर्क पड़ता है। उसकी योग्यताएं ज़्यादा हैं थोड़ी सी, तो इसलिए वो कर ले रहा है। वो भी अगर केंद्रित हो जाए, इधर उधर से ध्यान हटा दे, उसको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन जो औसत विद्यार्थी है, जो औसत बुद्धि रखने वाला विद्यार्थी है, या जिसकी योग्यता औसत है, उसको किसी की नकल नहीं करनी चाहिए कभी। बहुत बुद्धि वाला है, वो तो सारे काम कर रहा होगा, वो तो पढ़ भी रहा होगा रात में 2-3 घंटे। उसका क्या है कि जिसका ध्यान गहरा है, जिसकी शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, वो इधर उधर के काम करके भी पढ़ाई में रिजल्ट बना लेगा। लेकिन जो औसत व्यक्ति है, वो थोड़ा सा भी इधर उधर के काम करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए क्या है, जो औसत बच्चा है, यानी 50 से 60% जो बच्चा है, वो औसत बच्चा है। तो 50 से 60% औसत बच्चे को नहीं देना है इधर उधर जाना, उसको समय बचाना है और पढ़ाई पे लगाना है, तो बहुत अच्छे परिणाम वो दे रहा है। हो क्या रहा है, जो बच्चे होशियार हैं या ब्रिलियंट हैं, या हम जानते हैं कि यार ये तो होशियार है, ब्रिलियंट है, तो बहुत सारे काम करता है, तो आवारागर्दी भी करता है, यार इसके तो फ्रेंड भी बहुत हैं, ये तो फेसबुक भी चलाता है, जब इसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन ये गलत बात है, बहुत फ़र्क पड़ता है। उस पर भी फ़र्क पड़ता है, उस पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ने के बाद भी वो कर ले रहा है। लेकिन सामान्य व्यक्ति पर उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत नुकसान देती है वो चीज़। इसलिए क्या है कि संगति का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। संगति अच्छी रखें, यार दोस्तों में ज़्यादा समय ना लगाएं, दोस्ती फालतू की ना करें। और जो फालतू की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी की फालतू की चीज़ें हैं, मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, फेसबुक की दुनिया, यार दोस्तों का माहौल, व्हाट्सएप की दुनिया, विद्यार्थी के लिए ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। विद्यार्थी इनका इस्तेमाल बहुत कम करे तो पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में करे। ठीक। दूसरी बात, जो पढ़ना है वही पढ़े, फालतू की चीज़ें ना पढ़े, फालतू की किताबें भी ना पढ़े। बहुत सारी किताबें बिकती हैं बाज़ार में। सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको किताब कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहली बात हम बता दें कि भाई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पढ़िए। उसके बाद जो भी परीक्षा आपको देनी है, उस परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को ही करिए, इससे ज़्यादा करिए ही मत। और अपनी रफ्तार बढ़ाइए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपने ज्ञान को, अनुभव को बढ़ाते जाइए। यही तरीका है कामयाबी का। चलिए शुरू करते हैं। समतल में गति, है ना। और इसमें सबसे पहले लेंगे, मैं बात कर रहा था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, है ना। भौतिक राशि, तो दो प्रकार की भौतिक राशि हो जाएंगी हमारे पास। एक हो जाएंगी अदिश राशि
और एक हो जाएंगी सदिश राशि। ठीक, सदिश राशि दिशा परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसा हम बोल देते हैं। सदिश राशि कौन सी हैं? जिनके दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, और साथ साथ एक मात्रक, एक इकाई भी लगी रहेगी भौतिक विज्ञान में। मान लीजिए भौतिक राशि है, परिमाण है, दिशा है, तो मात्रक यानी इकाई भी रहेगी। बल है तो न्यूटन में रहेगा, या जो भी यूनिट बनाते हैं। विस्थापन है, जैसे विस्थापन है तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर, जो भी बनाएंगे। यानी भौतिक विज्ञान में सदिश राशि में 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका परिमाण होता है, उसकी दिशा होती है, और उसका मात्रक होता है या उसकी इकाई होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक तो होता है परिमाण, एक होती है दिशा, और एक होता है मात्रक, या इकाई भी बोल देते हैं कुछ लोग, इकाई लिख देते हैं, इकाई, है ना, ऐसे। ठीक, इकाई ऐसे लिख दो। ठीक, अब इकाई पे छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब परिमाण, दिशा और मात्रक 3 चीज़ें रहेंगी। इसमें क्या रहेगा? परिमाण रहेगा बस, और मात्रक रहेगा। ये किस में रहेगा? अदिश राशि में। ये कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है, प्रकृति में जैसा है वैसा ही परिभाषित करके देखा गया, उसकी आवश्यकता है, वो ज़रूरी है। अब जैसे अदिश राशियों में कुछ राशियां अगर हम लिखना चाहें तो कैसी राशि हो जाएंगी? जैसे दूरी हो जाएगी, ठीक, कार्य, ऊर्जा, ठीक, बहुत सारी ऐसी राशियां। चाल बोल देंगे, चाल, ठीक, यानी जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, मात्रक है। और यहाँ पर देखें तो विस्थापन, बल, बल के साथ त्वरण रहेगा, वेग, ठीक, वेग में रेखीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग। कोणीय वेग है ना, देखो कोणीय वेग लिखते हैं, कोणीय वेग हो गया। और त्वरण रहेंगे, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण, है ना, त्वरण हो गए दोनों, ठीक। और रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक। और क्या रहेगा? और रहेगा आघूर्ण, है ना, बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण, है ना। और जैसे घुमाने वाला बल आघूर्ण आएगा जब पढ़ेंगे, घूर्णन गति जब पढ़ेंगे, घूर्णी गति, घूमने वाली गति, तो ये भी आएगा। तो कुछ मिलाकर ये इस तरह की राशियाँ हैं, और ऐसी कई राशियाँ हैं। जैसे क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं, जो उन क्षेत्रों की वजह से बल लगता है, वो भी एक दिशा में लगता है, बल होता है बेसिकली वो। और हम जान रहे हैं कि बल जो है एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार सदिश राशियाँ दिशा परिमाण के साथ, मात्रक तो हमने बताया रहेगा ही, दिशा और परिमाण के साथ जो राशियाँ रहती हैं प्रकृति में, समझ लो आप, तो वो क्या है? सदिश राशि। और कोई राशि अगर प्रकृति में काम करती है बिना दिशा के, परिमाण रहता है, तो वो होती है अदिश राशि। ठीक, तो ये इस तरीके से हम जैसे जैसे भौतिक विज्ञान पढ़ते जाते हैं और हम राशियों के बारे में अलग अलग चैप्टरों में पढ़ते जाते हैं, तो हमें ये पता चलता जाता है कि ये सदिश है या ये अदिश राशि है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास ज़रूरी क्या है, सबसे पहले जो बेसिक है हमारा वो क्या है, यानी अगर हम सबसे पहले देते हैं कि भाई बेसिक क्या डिफाइन करेंगे, आधार कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, तो गति में या परिवर्तन में या प्रकृति में सबसे पहली बात होती है स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। यानी अगर हमें किसी वस्तु की, किसी कण की स्थिति सदिश राशि के पदों में लिखनी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं। देखिए, सदिश राशि के पदों में लिखने का तरीका हमारी तरफ से होता है, हम उसे बनाते हैं खुद, या तो दूसरे ने बना के हमें बताया हो कि ऐसा है, या हम बना लेते हैं अपना। उसके लिए होता है अक्षों का निरूपण। हमें पहले अक्ष बनाने पड़ते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और उस एक्स अक्ष पर एक मूल बिंदु हमें निर्धारित करना पड़ेगा। मूल बिंदु पे बैठ के हम बताएंगे, देखेंगे कि भाई ये तो यहाँ से तो इतनी दूर है, इधर एक्स अक्ष पे इतना है, वाई पे इतना है, जेड पे इतना है। तो स्थिति सदिश जो है मूल बिंदु के सापेक्ष लिया जाता है। सबसे पहले बनाना पड़ता है मूल बिंदु यानी अक्ष, अक्षों का निरूपण। तो मान लीजिए हम लेते स्थिति सदिश की बात करें, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं इस पे हम बात करते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको सही से ना पकड़ें तो यही बहुत बड़ी गलतियां हमसे करवा देता है, क्योंकि हम स्थिति को सही तरीके से देखते नहीं, समझते नहीं, तो उसमें होने वाले परिवर्तन को भी हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम स्थिति सदिश को सही करें। ठीक, अब इसके लिए क्या करना है, हमें 3 अक्ष बनाने होते हैं। मान लीजिए ये बना लिया एक्स अक्ष, और ये बना लिया वाई अक्ष, और इसके लंबवत जो है ये बना लिया जेड अक्ष। ठीक, अब इसको देखने से पता चलता है कि आगे की तरफ एक्स है या ऊपर की तरफ वाई है, तो आपकी तरफ देखा जाए तो तीनों लंबवत दिशाओं में होते हैं। यानी कमरे की देखें तो एक एक्स है, एक वाई है, मतलब आगे की तरफ एक्स हो गया, ऊपर की तरफ वाई हो गया, तो आपकी तरफ जो जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा जेड एक्सिस। यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर ये होते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु की स्थिति यहाँ मुझे बतानी है, कोई वस्तु यहाँ रखी है ए पर ऐसे, ठीक, और ये मूल बिंदु को मान लूँ ओ ए, तो सबसे पहले मैं इसे मिला दूँ, अगर इसकी स्थिति का सदिश बना दूँ ऐसे, वेक्टर लगाकर बनाते हैं, वेक्टर यहाँ भी लगा देते हैं, वेक्टर बिल्कुल यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक, और जो नियम है वो यहीं पर लगाने का है। यानी अगर ओ ए को लिखें इस प्रकार तो ये इस ऐसे बनता है ये वेक्टर ओ ए। ठीक, और अगर ओ ए को सिर्फ वेक्टर में नाम से लिखें तो ऐसे बनता है, यानी नाम के ऊपर तीर लगा देते हैं। ठीक, ग्राफ पे कैसे लिखते हैं, वेक्टर के परिमाण को दिशा ग्राफ पे दिखाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको ग्राफ पर कैसे निरूपित करते हैं, लेकिन सामान्यतः ये होता है कि ऐसे लिख देते हैं वेक्टर ओ ए को, या कोई भी वेक्टर हो उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, तो ये लिखने का तरीका होता है। अब मान लीजिए मैं लिखूँ ओ ए वेक्टर, तो ये ओ ए वेक्टर इस प्रकार लिखा जाएगा यूँ। ठीक, अब देखेंगे निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक हो गया 0 0 0, इसका निर्देशांक हो गया एक्स वाई जेड। ठीक, तो प्रारंभिक और अंतिम। ठीक, तो क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कोई सदिश लिखा जाता है ओ ए इस प्रकार, तो क्या होता है ए माइनस ओ, ऐसे लिख देते हैं। लिखने का तरीका है ये एक। अब ए माइनस ओ का मतलब ए को बताने वाला निर्देशांक और ओ को बताने वाला निर्देशांक घटा दिया जाता है। ये ए को बताने वाला और ये ओ को बताने वाला निर्देशांक है। ठीक, जानते ऐसे लिखने का तरीका घटा के लिखें तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह एक ही नंबर के ऊपर से कोई सदिश बनता नहीं है। मान लो मैं ए पे ही सदिश लगा दूं तो ए पे सदिश नहीं बनता है, लेकिन घट के जब जो आता है वो बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ का देखें सदिश कितना बनेगा, तो x में से घटा दिया 0, ये बनेगा x एक्सिस वाला i कैप, और y में से घटा दिया 0 तो ये बनेगा j कैप, और z में से घटा दिया 0 तो ये बनेगा k कैप। तो ये सही तरीका है निर्देशांकों के पदों में लिखने का, ये सही तरीका। यानी x एक्सिस पे 0 से शुरू हुआ, x पे ख़त्म हुआ, y एक्सिस पे 0 से शुरू हुआ, y पे ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो OA जो है वो बना x i कैप, y j कैप और z k कैप, इस तरीके से बन गया। ठीक, अब मान लीजिए कोई दूसरा हो, जैसे मान लीजिए कोई और बना दूं मैं
दूसरा सदिश बना दूं, इस तरीके से कोई और बना दूं, यहाँ बना देता हूँ मान लीजिए मैं, ठीक। और ये बना दूं मैं b, और इसको ले लूँ मैं x नॉट कोमा y नॉट कोमा z नॉट, इस प्रकार ऐसे बना दूं इसको, ठीक। तो यहाँ से मुझे प्राप्त हो जाएगा OB का सदिश। OB का सदिश क्या प्राप्त होगा, x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप प्लस z नॉट k कैप, ठीक। ये मुझे OB का सदिश प्राप्त होगा। अब ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, जो भी है वो लगा है इसके ऊपर, यानी जो इकाई है इसका, जो मात्रक है वो इस पे लगा हुआ है। अब इसके बाद ये तो हो गया मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियों को बताना। अब स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष ही वास्तव में स्थिति होती है। अगर इसके अलावा देखें तो उसे कह देते हैं विस्थापन। अब मान लीजिए A से B की तरफ देखा जाए, ऐसे यूँ देखा जाए A से B की तरफ, यूँ, ठीक। तो B की स्थिति A के सापेक्ष है ना, तो फिर क्या कहेंगे, B की स्थिति A के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, ये कह जाएंगे विस्थापन, इसे कहते हैं विस्थापन, यानी सापेक्ष स्थिति को विस्थापन कह देते हैं, ठीक। अब विस्थापन के लिए क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो वेक्टर है, A से B तक जाने वाला जो वेक्टर है या सदिश राशि है वो होगा AB वेक्टर। इसका सीधा तरीका है B में से A घटे, ठीक। तो यानी अगर AB को लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है, तो अंतिम वेक्टर क्या है, निर्देशांक है x नॉट और पहला है x, तो ये बनेगा x नॉट माइनस एक्स आई कैप y नॉट माइनस वाई जे कैप और z नॉट माइनस जेड के कैप, ठीक। तो ये जो सदिश है ए बी, ये विस्थापन का सदिश है, ये विस्थापन है, स्थिति में परिवर्तन, ऐसे, यानी दो स्थिति हैं उनमें परिवर्तन, ये हो जाता है विस्थापन। अब विस्थापन x अक्ष पर देखा जाए तो ये x अक्ष पर विस्थापन है, x नॉट माइनस एक्स, यहाँ से लेके a से लेके b तक जो परिवर्तन हुआ है स्थिति में, और ये देखा जाए तो ये y अक्ष पर है, ये देखा जाए तो z अक्ष पर है, ठीक। तो इस प्रकार स्थिति बताएं, विस्थापन देखें, स्थिति और विस्थापन यानी स्थिति में परिवर्तन ही विस्थापन है, ठीक। अब आती है बात किस किस तरीक़ों से ये चीज़ें परिभाषित होती हैं, यानी जो सवाल आप पढ़ेंगे वो किस तरीके से होते हैं। देखिए, एक होता है विस्थापन यानी स्थिति, स्थिति बदल रही है तो किस तरीके से स्थितियां बदल सकती हैं। अब बिल्कुल एक सरल सा उदाहरण दिखता हूँ, बिल्कुल उदाहरण से समझाऊंगा मैं। एक सरल सा उदाहरण लिखता हूँ आपके लिए, बढ़िया सा। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मुश्किल 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 मुश्किल, थोड़ा थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे ताकि हम अच्छे लेवल तक पहुंच जाएं। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन स्थिति R1
5 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप से स्थिति R2 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप 5 के कैप पर हो जाता है। ठीक, यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ये है पहली स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, और ये है बाद की स्थिति, अंतिम स्थिति। इसमें आई जे के आप जानते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पर लगे हुए सदिश हैं। ठीक, अब इसको कह रहा है इसमें विस्थापन बताइए, तो वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब विस्थापन की बात अगर करें तो क्या होगा, तो विस्थापन होता क्या है, अगर देखें तो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति है ना, ऐसे लिख दें। देखो तो अंतिम स्थिति जैसे अभी हमने देखा, अंतिम स्थिति ये है 3 आई कैप प्लस नहीं माइनस 8 जे कैप है ना, प्लस 5 के कैप। इसमें से घटा दें 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे। तो ठीक है, अब यहाँ घटाने का तरीका क्या है। घटाने का तरीका ये होता है कि आई में से आई घटेगा, जे में से जे घटेगा, यानी एक्स अक्ष पर जो घटेगा या जुड़ेगा, वाई अक्ष पर जो घटेगा या जुड़ेगा, एक का दूसरे के साथ जुड़ता नहीं है, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में है, कोई एक्स अक्ष पर है, कोई वाई अक्ष पर है। तो अब देखा जाए तो 3 आई में से 5 आई जाएंगे तो बचेगा माइनस के 2 आई। दूसरा माइनस के 8 है, माइनस के 2 हैं, तो ये जाएगा माइनस 10 जे कैप। अब 5 में से 3 तो ये बचेगा 2 के कैप। तो ये क्या है, ये है विस्थापन। अब विस्थापन को लिखने का तरीका क्या है, विस्थापन को लिख सकते हैं R 1 से 2 तक, तो इसे लिख सकते हैं R12 ऐसे। या इसका लिखने का एक तरीका और है, इसे लिख सकते हैं डेल्टा R भी। डेल्टा R का मतलब विस्थापन, जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ विस्थापन। अब विस्थापन के सामने क्या लगेगी, इसकी इकाई लगेगी, है ना। मात्रक इसका जो भी होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी होगा वो इसके सामने लगा दिया जाएगा। ठीक, तो ये सरल सा उदाहरण था कि कैसे निकालते हैं। अब इसके अलावा अगर इनकी जगह पे निर्देशांक गिवन हो, स्थिति बताई जाए A और निर्देशांक बता दिए जाएं 5,2,3 से स्थिति B है ना। अब देखो स्थिति B जो है, स्थिति B कर दें अगर, उसके भी निर्देशांक बता दें 3,-8,5 ऐसे। अब देखो यही चीज़ मैंने निर्देशांकों के पदों में लिख दी। पहला निर्देशांक 5 एक्स अक्ष पर, 2 वाई अक्ष पर, 3 जेड अक्ष पर, तो लिखा है 5, 2, 3। ठीक, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, आई अक्ष को सदिश स्थिति के रूप में लिखना, सदिश के रूप में लिखना, तो आप समझ गए होंगे आई जे के उस पर लगाने होते हैं। ठीक, और बी की स्थिति मैंने बताई 3, 8, 5, तो ये देखो 3 - 8, 5। तो निर्देशांकों के रूप में लिखा हो या इस प्रकार लिखा हो, आंसर यही है। क्योंकि मान लीजिए निर्देशांकों के रूप में लिखा है तो भी आपको उसे बनाना है आई जे के लगाकर एक्स वाई जेड अक्ष पर बना लेना है उसको। तो ये तो कब है, जब स्थिति निर्देशांकों के पदों में दी हो या सदिश आई जे के पदों में दी हो, तब ये घटाएंगे आप तो विस्थापन प्राप्त कर देंगे। ठीक है, अब और लेते हैं उदाहरण थोड़ा सा।
अब एक उदाहरण और लिख के देता हूं, देखो उदाहरण, कोई वस्तु XYZ तल में गति करती है तथा इसकी स्थिति समयानुसार बदलती है, ठीक। किस प्रकार बदलती है? किसी समय t पर स्थिति इस प्रकार है ना, कि अब देखो क्या कह रहा है, कोई वस्तु XYZ तल में गति करती है और इसकी स्थिति समय के अनुसार बदलती है, किसी भी समय t पर स्थिति इस प्रकार है। अब स्थिति इस प्रकार है, मान लीजिए t I कैप 2t स्क्वायर माइनस 1 j कैप 5t स्क्वायर k कैप, और ये है मीटर में। यानी जो दिशाओं में सदिश राशियां हैं, x अक्ष पर y अक्ष पर जो दूरियां या स्थिति बताई गई है वो मीटर में है, कितने मीटर पर है। अगर हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर बदलता है t के अनुसार, y अक्ष पर बदलता है 2t स्क्वायर माइनस 1 के अनुसार, और z पर बदलता है 5t स्क्वायर के अनुसार। तो ये क्या है? ये निर्देशांक हैं जो बदल रहे हैं समय के अनुसार। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम समय देखते हैं 0, t बराबर 0 समय पर वस्तु कहाँ पर है, पर वस्तु की स्थिति, ठीक। तो क्या करेंगे, t बराबर 0 रख देंगे तो पता लगेगा, देखो t बराबर 0 पर 8 0 रखें ऐसे, तो देखो t 0 पर यहाँ 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा I कैप, प्लस यहाँ 0 डालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा j कैप, और यहाँ 0 डालेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा ये भी, तो ये बचेगा 0 k कैप, ठीक। तो 0I माइनस 1j 0 k, तो 0 के साथ में कोई दिशा, कोई x अक्ष पर कुछ होगा तो कुछ बनेगा नहीं, वो 0 ही हो जाएगा। 0 के साथ में गुणा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के R0, ये पहली जो स्थिति 0 पर आई माइनस j कैप मीटर। इसी प्रकार 1 सेकंड में देखेंगे तो t में 1 लगा देंगे आप, ठीक। अब मान लीजिए ये कहा गया कि इस वस्तु का विस्थापन बताइए 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। अब इसमें सवाल देखो, मैंने कहा कैसे परिभाषित हुआ है, मैंने बताया। अब विस्थापन की बात अगर करेंगे तो अब सवाल बनाता हूँ मैं, सवाल पूछता हूँ आपसे, आप सवाल करें। तो अब सवाल है, समयांतराल t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड में वस्तु का विस्थापन बताइए। विस्थापन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखो कीजिए में ऐसा बनता है, कीजिए, ठीक हो गया। अब
क्या करें, तो पहली स्थिति कहाँ पर है, पहली स्थिति निकालेंगे 1 सेकंड पे, फिर दूसरी स्थिति कहाँ निकालेंगे 3 सेकंड पे, है ना। अब घटा देंगे दोनों को, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहली स्थिति R1 जो है 1 सेकंड पे निकली, तो t की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये I हो गया। यहाँ 1 रखेंगे देखो तो ये हो गया J, यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो गया 5K। ये पहली स्थिति आ गई, किस में आई, मीटर में बना है ना। अब R 3 सेकंड पे देखेंगे तो ये R3 बना दिया, R3 नीचे 3 लिख दिया, इस 3 का मतलब 3 सेकंड पर, है ना। तो 3 रखेंगे तो इसकी जगह 3 रखेंगे तो 3 आई, इसकी जगह 3 3 9 दूनी 18 में से 1 गया 17J, इसमें 3 3 9 पंजे 45, तो 45 45 के ये मीटर आ गया। अब विस्थापन की अगर बात करेंगे तो घटा देंगे, विस्थापन जो है वो आएगा R1 से 3 तक, तो इसका मतलब होगा R3 माइनस R1। अब घटा के लिख दो, देखो 3I में से 1I गया तो क्या बचेगा 2I, और 17 में से 1 ये गया तो 16J, और 45 में से 5 गया 40 के कैप, है ना। के कैप मतलब टोपी लगाया हुआ, है ना, दिशा बताने वाला, x अक्ष पे है, y अक्ष पे है, z अक्ष पे है ना। तो ये क्या मिल गया तुम्हें, ये मिल गया मीटर में विस्थापन। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, अगर समय पर आधारित है तो समय पर आधारित विस्थापन किस प्रकार निकालते हैं हमने इस उदाहरण में देखा है। ठीक है।